नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज की जिससे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। जी हाँ, एटम यानी परमाणु। पर यह सिर्फ किसी साइंटिफिक खोज की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमने रियलिटी यानी वास्तविकता के अपने पूरे ब्लूप्रिंट को ही तोड़कर नए सिरे से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ वो आइडिया है जो सदियों तक चला कि एटम एक छोटी सी ठोस गेंद जैसा है जिसे आप और तोड़ नहीं सकते। और फिर दूसरी तरफ है आज की हकीकत, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो ज्यादातर खाली जगह है और जिसे और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। और यही जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इसी के बारे में है हमारी आज की कहानी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे विचार से जिसे जॉन डाल्टन ने पेश किया था। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो आगे चलकर पूरी तरह से हिलने वाली थी। डॉल्टन का जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं तो आखिर में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। बस वही एटम है, मतलब दी एंड, एक अविभाज्य कण। और यहीं से चीज़ें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। जब साइंटिस्ट्स ने बिजली के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए तो उन्होंने देखा कि मैटर यानी पदार्थ कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसा लगा जैसे एटम के अंदर कोई कोई छुपी हुई दुनिया हो जो इस सिंपल ठोस गेंद वाले मॉडल को चैलेंज कर रही थी। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने दरवाजा खोला तीन ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स का जिन्होंने एटम के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के इन नए किरदारों से। सबसे पहले मैदान में आया इलेक्ट्रॉन। इसे जे थॉम्सन ने खोजा था। सोचिए, ये एक नेगेटिव चार्ज वाला बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसका वजन मतलब मास ना के बराबर है। ये एटम की पहेली को सुलझाने में मिला पहला बड़ा सुराग था। इसके बाद आया प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन से एकदम उल्टा है। इस पर है पॉजिटिव चार्ज और ये भारी भी बहुत है, इलेक्ट्रॉन से करीब 2000 गुना ज्यादा। इसकी खोज की नींव रखी थी ई गोल्डस्टीन ने अपने कैनाल रेज वाले काम से। और फिर काफी बाद में पहेली का आखिरी टुकड़ा भी मिल गया, न्यूट्रॉन। इसे 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा था। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है और इसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसकी इतनी देर से हुई खोज ने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लगभग 35 साल बाद न्यूट्रॉन मिला। पूरे 35 साल। ये दिखाता है कि एटम के रहस्यों को सुलझाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये साइंस की एक लंबी और धैर्य वाली यात्रा थी। तो अब हमारे पास ये तीन नए टुकड़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सब एक साथ एक एटम में फिट कैसे होते हैं। और यहीं से एटम के अलग अलग मॉडल्स बनाने का दौर शुरू हुआ। थॉम्सन ने ही पहला मॉडल पेश किया जिसे हम क्रिसमस केक या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने सोचा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसमें ठीक वैसे ही बिखरे हुए हैं जैसे किसी केक में सूखे मेवे। ये एक लॉजिकल पहला कदम था, लेकिन ये गलत साबित होने वाला था। ये $1 मिलियन का सवाल था, है ना? अगर आप एटम को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है? इसका जवाब मिला एक ऐसे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली और उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। उन्हें लगा था कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे आर पार निकल जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रदरफोर्ड खुद कितने हैरान थे ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स टकराकर वापस आ गए। ये तो नामुमकिन जैसा था और ये इस बात का पक्का सबूत था कि थॉम्सन का मॉडल सही नहीं था। तो नतीजा क्या निकला? एक जबरदस्त खुलासा। रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम का लगभग सारा वजन और सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी सी घनी जगह पर इकट्ठा है जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी नाभिक। और बाकी का एटम वो लगभग पूरा का पूरा खाली था। जरा सोचिए, इस एक खोज ने एटम की हमारी पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। रदरफोर्ड का मॉडल क्रांतिकारी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। इसने एक ऐसा नया संकट खड़ा कर दिया जिसने फिजिक्स के जानकारों की नींद उड़ा दी।
अब देखिए, दिक्कत ये थी कि उस समय के फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो उसे लगातार एनर्जी छोड़नी चाहिए और घूमते घूमते आखिर में न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल रह ही नहीं सकता था। पर हम तो जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? इस बड़ी पहेली को सुलझाया नील्स बोहर ने। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगा सकते हैं, और जब वो इन खास ऑर्बिट्स में होते हैं तो वे एनर्जी नहीं खोते। ये विचार क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन इसने एटम की स्टेबिलिटी को समझा दिया। चलिए, तो अब जब हमने एटम के सारे पुर्जे जोड़ लिए हैं, तो अब ये देखते हैं कि ये अंदरूनी बनावट उसकी पर्सनैलिटी यानी उसके केमिकल बिहेवियर को कैसे तय करती है। किसी भी एटम की पहचान 2 नंबरों से होती है। पहला है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से दिखाते हैं। ये प्रोटॉन की संख्या होती है और यही चीज तय करती है कि वो कौन सा एलिमेंट है। मतलब 6 प्रोटॉन तो हमेशा कार्बन, 8 प्रोटॉन तो हमेशा ऑक्सीजन। दूसरा है मास नंबर या A। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है और हमें एटम का वजन बताता है। अच्छा, अब वैलेंसी या संयोजकता ये बताती है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे दोस्ती करेगा, और ये सब कुछ डिपेंड करता है सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पर। हर एटम कह सकते हैं स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी का मतलब है बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या लेते हैं या फिर शेयर करते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही ज़रूरी कन्फ्यूजन को दूर करती है। आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों को आप एक ही परिवार के भाई बहन समझ सकते हैं। वे एक ही एलिमेंट के होते हैं, उनमें प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, पर न्यूट्रॉन अलग अलग होने की वजह से उनका वजन थोड़ा कम ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर आइसोबार्स यानी समभारिक दूर के कजिन्स जैसे हैं। वे हैं तो अलग अलग एलिमेंट, लेकिन इत्तेफाक से उनका कुल वजन एक जैसा होता है। चलिए, कुछ असली उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन के इन 2 आइसोटोप्स को देखिए, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। दोनों में एक एक प्रोटॉन है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन एक का मास 1 है, दूसरे का 2। अब कैल्शियम और आर्गॉन को देखिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18, बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट, पर दोनों का मास नंबर 40 है। बस यही है आइसोबार्स। तो हमने एटम के अंदर एक लंबी यात्रा की, एक ठोस गेंद से शुरू होकर एक ऐसे जटिल मॉडल तक जो सोलर सिस्टम जैसा लगता है। लेकिन ये सफ़र हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हम और हमारे चारों ओर की हर चीज़ 99.9% से भी ज़्यादा सिर्फ खाली जगह से बनी है, तो फिर हमें सब कुछ इतना ठोस महसूस क्यों होता है? खैर, इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों के बीच काम करने वाली ताकतों में छिपा है, जो कि अपने आप में एक और फैसिनेटिंग है।